तो गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज हम लोग कवर करेंगे बीएससी सेकेंड ईयर का जेनेटिक्स जो आपके चैप्टर है उसके रिलेटेड कौन कौन से इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे उनको देखेंगे। तो यहाँ में कितना 2025 से लेकर 2018 तक जो अभी तक क्वेश्चन आए हैं उनको यहाँ पे मेंशन करके उनके आंसर को बताया गया है। तो सबसे पहले बात ये आती है कि जेनेटिक्स है क्या। तो जेनेटिक्स क्या है? जेनेटिक्स मतलब क्लास 12 का एक चैप्टर था, उसमें जीन्स के बारे में पढ़ा होगा। तो स्टडी ऑफ जीन्स जिसकी वजह से हेरिडिटी शो होती है, मतलब कुछ कैरेक्टर्स जीन्स माता से या माता पिता से बच्चे में जाते हैं। इस अध्ययन को हम हेरिडिटी कहते हैं और इस हेरिडिटी को पढ़ने के लिए हम जीन जेनेटिक्स को देखते हैं। तो जेनेटिक्स एक प्रकार का अध्ययन है जिनमें हम जीन्स के बारे में पढ़ते हैं। और इस जीन को सबसे पहले हमारे जो जॉर्ज मेंडल थे उन्होंने पी प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके बताया था कि किस तरीके से जीन एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। फिर उसी को हीगो डी वरीज आए, फिर आगे करते करते जीन्स की स्टडी की गई। तो वही जो क्वेश्चन इसी टॉपिक से लेकर जीन में क्या क्या चेंजमेंट आते हैं, क्या समस्याएं देखने को मिलती हैं जन्म से पहले, उसी को हम बीएससी सेकेंड ईयर में कवर करेंगे। तो 2025 का पहला क्वेश्चन देखते हैं जो आया था, डिफाइन जेनेटिक टेस्टिंग और राइट वेरियस टेस्ट। जेनेटिक टेस्टिंग क्या है और कौन कौन से इसके टाइप्स हैं। इसका आंसर यहाँ पे है कि जेनेटिक टेस्टिंग इज एन एनालिसिस एन इंडिविजुअल जीन टू आइडेंटिफाई जेनेटिक डिसऑर्डर म्यूटेशन वेरिएशन। जेनेटिक टेस्टिंग एक प्रकार का जीन का टेस्टिंग है जिसमें हम ये एनालाइज करते हैं किसी एक इंडिविजुअल के अंदर, किसी एक इंसान के अंदर या बच्चे के अंदर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर हो गया है या कोई म्यूटेशन हो गया, अचानक कोई परमानेंट चेंजमेंट हो गया है, या फिर उसमें कुछ वेरिएशन अलग जीन की वजह से कुछ चेंजमेंट देखने को मिल रहे हैं, उसे जेनेटिक टेस्टिंग कहते हैं। देखो, टेस्टिंग मतलब कुछ आइडेंटिफाई करना। अब जेनेटिक लग गया तो जीन को आइडेंटिफाई करना। तो कैसे उसी जीन को आइडेंटिफाई करने के लिए समस्या क्या आ रही है जिसकी वजह से बच्चे में डिफेक्ट आ रहा है, उसे कहते हैं जेनेटिक टेस्टिंग। तो कौन कौन से टेस्ट होते हैं जीन को पता करने के लिए, वेरिएशन देखने के लिए, म्यूटेशन देखने के लिए या वेरिएशन देखने के लिए, वो नीचे लिखे हैं। डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है, कैरियर टेस्ट होता है। कैरियर टेस्ट मतलब जो जीन जब माता पिता से बच्चे में जाते हैं उस समय कोई समस्या आ रही है नहीं आ रही है वो पता करने के लिए। प्रीनेटल टेस्ट, बच्चे के अंदर कोई समस्या आ गई जीन को लेके, चाहे वो म्यूटेशन हो चाहे वेरिएशन हो, उसका टेस्ट। रिसर्च टेस्टिंग, कोई समस्या है किसी में भी तो उसका जीन निकाल के उसे आइडेंटिफाई करेंगे, उसके क्या कहते हैं क्रोमोसोम में कोई सिस्टम प्रॉब्लम ना आ रही हो या फिर उसके जीन जो डीएनए है उसका सीक्वेंस चेंजमेंट ना हो गया हो, तो वो रिसर्च टेस्टिंग के लिए। फॉरेंसिक टेस्टिंग के लिए जब कोई क्राइम रिपोर्ट आती है तो जो भी समस्याएं होती हैं, चाहे सलाइवा में हो चाहे यूरिन में हो चाहे ब्लड में हो, उसको पता करने के लिए भी जीन टेस्टिंग हम करते हैं। तो ये था हमारा एक क्वेश्चन आया था। अब बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन में, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट और डाउन सिंड्रोम। दो क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट क्या है, तो ये इसका आंसर यहाँ है, एनटीडी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। तो न्यूरल मतलब हमने पढ़ रखा है छोटे क्लास से, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, इन दोनों को मिला के न्यूरल बोलते हैं। तो जब स्पाइनल कॉर्ड बनती है उसके ट्यूब में कोई डिफेक्ट आना क्या कहलाता है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। अब डिफाइन, इट इज एन ओपनिंग इन द स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन विच अकर रेयरली इन ह्यूमन डेवलपमेंट। कुछ ऐसी रेयर कंडीशन होती हैं जब ह्यूमन का डेवलपमेंट होता है वर्म के अंदर, तब उस टाइम पे स्पाइनल कॉर्ड या फिर ब्रेन ओपन रह जाता है, या तो स्किन चिपक जाती है स्पाइनल कॉर्ड में या स्पाइनल कॉर्ड स्किन से बाहर आ जाता है, तो उसे कहते हैं न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। अब ये दो प्रकार के थे, ओपन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट और क्लोज न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। इसमें क्या स्पाइनल कॉर्ड और स्किन दोनों चिपक चुकी है क्लोज में, तब दिक्कत आ जाए, और ओपन में हमको बाहर से देख सकते हैं स्पाइनल कॉर्ड बाहर आ जाना, जब कब, जब ह्यूमन का डेवलपमेंट होता है। तो क्लास 11 में पढ़ा होगा, कौन सा चैप्टर था, आई थिंक 4 चैप्टर था एनिमल किंगडम में, उसमें बताया जाता सबसे पहले ह्यूमन की जो बेबी का है वो स्पाइनल कॉर्ड बनती है। उस दौरान बनने के प्रोसेस में जब कोई डिफेक्ट आएगा ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड में, उसको न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट कहेंगे। अब बात करते हैं डाउन सिंड्रोम क्या है। तो डाउन सिंड्रोम क्या है, ये एक जेनेटिकल क्रोमोसोमल 21 डिसऑर्डर है कॉजिंग डेवलपमेंटल डिले। मतलब डाउन सिंड्रोम एक ऐसी क्रोमोसोम्स का समस्या है जो 21वां क्रोमोसोम्स है उसमें एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स ऐड हो जाता है, जिसकी वजह से बच्चे में कुछ डेवलपमेंट जो हो रहा होता है उसमें डिले हो जाता है। जैसे चेहरा का गोल हो जाना, ठीक,
शॉर्ट स्ट्रक्चर हो जाना, चीज़ों को थिंकिंग ना कर पाना, जल्दी डिसीजन ना ले पाना, थोड़ा वीकनेस माइंड में आ जाना, ये सब समस्या डाउन सिंड्रोम में देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहले आप इसकी डिफाइन लिख देंगे, फिर कॉज लिख देंगे क्या, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स इन 21, फिर साइन एंड सिम्टम लिख देंगे कि राउंड फेस, मेंटली प्रॉब्लम, रीजनिंग, थिंकिंग, सोचना, सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, ये सब नहीं कर पाता है। और फिर अगर आपको पता है डायग्नोसिस, तो हम कर सकते हैं कि इसको पता करने के लिए हम जेनेटिक टेस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे पता चल सकता है कि उसके कौन से क्रोमोसोम्स में समस्या आ रही है। तो ये शॉर्ट नोट हो जाएगा। तो 25 का ये पूरा हुआ। अब आते हैं 2022 में क्या क्वेश्चन आए थे। 2022 में आते जेनेटिक काउंसलिंग क्या है, 5 नंबर में लिखना है इसके बारे में। प्रीनेटल टेस्टिंग क्या है, ये भी लिखना है। जीन थेरेपी क्या है, ये 3 क्वेश्चन आए थे। तो जैसे हम लोगों ने पढ़ा होगा किसी सब्जेक्ट में काउंसलिंग क्या है, तो काउंसलिंग का मतलब होता है कि कोई ऐसा एक ऐसा कोई इंसान पढ़ा लिखा जिसको नॉलेज है किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, और वो इंसान एक एक आके उसके पास आता है, उस समस्या को बताता है बिना किसी भेदभाव के। तो यहाँ बात करते हैं जेनेटिक काउंसलिंग की। अब सीधी सी बात है, यहाँ पे जो काउंसलर बैठा हुआ है, जो काउंसलिंग की जा रही है, वो जीन के बारे में बताएगा। तो जेनेटिक काउंसलिंग वो काउंसलिंग होती है जिसमें किसी के अंदर जीन से लेके समस्या है, या फिर समस्या आने वाली है तो उसका निवारण कैसे करें, क्योंकि वो सबको तो बता नहीं पाएगा। वो काउंसलिंग ही होगी, काउंसलर ही होगा जो जीन के बारे में पता होगा, और सामने वाले को कैसे वो कैसे उसे समझाए, अंडरस्टैंड कराए कि चीज़ गलत नहीं है, ये जीन में डिफेक्ट थी, उस चक्कर में समस्या देखने को मिल रही है। तो उसको भी जो ये समस्या लेके आया है, उसको भी थोड़ी शांति मिलेगी, हाँ ये कोई ऐसे ही नॉर्मली नहीं हुआ है, ऑलरेडी पहले से ही है। तो यहाँ पे वो चीज़ बताई जाएगी। अब यहाँ पे क्या डिफाइन क्या है, जो कैसे लिखेंगे वो देखते हैं। तो जेनेटिक काउंसलिंग, इट इज द प्रोसेस दैट हेल्प इंडिविजुअल एंड फैमिली अंडरस्टैंड अबाउट प्रॉब्लम्स इन जेनेटिक ठीक डिसऑर्डर। मतलब ये एक प्रोसेस है, ठीक, जिसमें हेल्प करते हैं एक एक इंडिविजुअल इंसान की या किसी फैमिली की क्या अंडरस्टैंड करने के लिए, जेनेटिक प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने के लिए, उसको समझाने के लिए जेनेटिक प्रॉब्लम कैसे होती है, कौन सी होती है, क्या समस्या होती है, चाहे वो इंडिविजुअल की हो चाहे फैमिली की हो, तो उस प्रोसेस को हम जेनेटिक काउंसलिंग कहते हैं। वही चीज क्यों करते हैं, ये पहले डिफाइन हो जाएगी। दूसरा क्यों करते हैं, पर्पस टू अंडरस्टैंड जेनेटिक रिस्क। अब कोई बच्चा है जिसे कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है, मान लो ये डाउन सिंड्रोम है, उसको नहीं पता, तो फिर जेनेटिक काउंसलर के पास जाएंगे, वो बताएंगे कि नहीं ये अभी समस्या नहीं, बचपन से इसको समस्या आ रही है। उस चक्कर में सीधी सी बात, वो उस बीमारी को समझने के लिए काउंसलिंग के पास जाएगा और वो बीमारी को समझाएगा। तो वही क्या है, अंडरस्टैंड अबाउट जेनेटिक रिस्क। और इस बीमारी से कौन कौन सी समस्या हो सकती हैं, कैसे रोकी जा सकती हैं, कैसे वो बढ़े ना, वो भी यही पेरेंट्स को या इंडिविजुअल इंसान को समझाएगा। दूसरा गाइडेंस ओपन जेनेटिक डिसऑर्डर, वही ओपन अबाउट जेनेटिक डिसऑर्डर। जो भी जब किसी को जेनेटिकली प्रॉब्लम होगी, चाहे वो हीमोफीलिया हो, सिकल सेल एनीमिया हो, या फिर क्या कहते हैं वो ये 20 डिसऑर्डर हो, टर्नर सिंड्रोम हो, क्लिनेफेटर सिंड्रोम हो, इनके बारे में वो आसानी से बता सकता है कि इससे होने वाली कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, या ऐसा क्यों हुआ, ये समस्या क्यों आ रही है, क्योंकि ये जीन का दिक्कत है। तो जीन के बारे में बताने के लिए जेनेटिक काउंसलिंग ही होती है, जिसके जरिए हम ये जान सकते हैं कि फैमिली हिस्ट्री से, कि पेरेंटल हिस्ट्री से, कि ये बीमारी आई कहाँ से, तुरंत बनी है जब बच्चा डेवलप हो रहा था तब, ये सब इसी में जानकारी मिलेंगी। तो पहला हो गया अंडरस्टैंड जेनेटिक रिस्क, जो जेनेटिक से बीमारी होती है उनके बारे में पता, रिस्क जो हो सकते हैं वो समझने के लिए। गाइडेंस अबाउट जेनेटिक डिसऑर्डर, जो भी जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं उनके बारे में समझाएगा। प्रॉब्लम सॉल्व अबाउट जेनेटिक डिसऑर्डर, जो प्रॉब्लम्स अगर समस्या आ रही है तो उसका निवारण कैसे करेंगे वो होगा। उसके बाद चौथा आप लिख सकते हो, जेनेटिक काउंसलिंग में हम क्या करते हैं, चीज़ें गोपनीय रहती हैं, क्योंकि हम इसके बाद भरोसा करके जा सकते हैं कि हमें ये चीज़ बाहर नहीं निकल के आएगी। तो ये भी एक है कि ये बीमारी से जेनेटिक काउंसलिंग में केवल मेरे ही बारे में बताया जाए, कोई दूसरे में ये चीज़ शेयर नहीं होगी। तो ऐसे ये एक डिफाइन हो जाएगी। और 3 नंबर में ये हो जाएगा। तो 4 नंबर आप, क्योंकि उस समय टाइम नहीं है आपके पास में, तो कोशिश करना है जितना कर सको उतना। बेशक 5 नंबर क्वेश्चन है, 3 पॉइंट लग रहे हो, समझा रहे हो, फिर भी आपके 4 नंबर हो जाएंगे, क्योंकि अगर इसी में लगे रहे सोचने में तो ये भी नंबर चले जाएंगे। तो जेनेटिकली लास्ट पोर्शन है, तो जितना आपको याद है उतने स्पीड पे उसको लिखना,
वहाँ सोचने का टाइम नहीं है, जितना आ सके मतलब क्वेश्चन करके आने हैं, ये मोटिव होना चाहिए उस टाइम पे। ये नहीं कि पूरे कम 3 पन्ने लिखा है उसके बाद मेरा आंसर कवर होगा। 1.5 पन्ने लिखो, एग्जैक्ट लिखो, उनको समझाओ, 5 में से 2.5 3 नंबर तो देगा आराम से। तो वो लेके चलना है, क्योंकि ऊपर से आप फार्मा कर रहे हैं फिर पैथो कर रहे हैं, तो माइंड इतना मतलब खिचड़ी पक गई होगी, तब यही चीज़ें याद आएंगी। तो जितना हो सके तो लिख के आना, छोड़ना नहीं, मतलब ये है। क्योंकि 20 नंबर 15 नंबर का भी आएगा तो भी 7 नंबर मिलेंगे, तो पीछे कोई समस्या आ रही होगी पैथो में या फार्मा में, तो ये 7 नंबर वहाँ एडजस्ट हो जाएंगे, इसलिए। नेक्स्ट, प्री नेटल टेस्टिंग। प्री नेटल टेस्टिंग क्या है? ये एक टेस्ट है दैट आर डन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी टू डिटेक्ट बर्थ डिफेक्ट और जेनेटिक डिसऑर्डर। ये प्री नेटल, देखो प्री नेटल मतलब, नेटल मतलब बच्चा, प्री मतलब पहले, यानी प्रेगनेंसी के अंदर कोई बच्चे का डेवलपमेंट हो रहा है, उसके अंदर कोई जेनेटिकली समस्या आ रही है, उसको पता करने के लिए, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए, उसको समझने के लिए ऐसा क्यों हो रहा है, क्या समस्या आ रही है, उसके लिए हम प्री नेटल टेस्टिंग करवाते हैं। चाहे बच्चे के अंदर कोई बर्थ डिफेक्ट है, बचपन से डिफेक्ट है, या फिर जेनेटिकल प्रॉब्लम्स है, इनको आइडेंटिफाई करने के लिए प्री नेटल टेस्ट करते हैं। ये टेस्ट 2 तरीके के होते हैं। एक टेस्ट है नॉन इन्वेसिव टेस्ट, जो खतरनाक नहीं है, ना माता के अंदर फैलेगा, ना जो डॉक्टर कर रहा है टेस्ट उसके अंदर फैलेगा। दूसरा है इन्वेसिव टेस्ट, जो अगर कोई प्रॉब्लम है बच्चे को, और अगर किसी के टच में आ गई वो प्रॉब्लम, तो हो सकता है वो फैल सकती है, बच्चों को या सामने वाले को भी हो सकती है, वो इन्वेसिव टेस्ट होते हैं। ठीक है। डायग्नोसिस, तो नॉन इन्वेसिव में अल्ट्रासाउंड आएगा बच्चे का, या माँ के पेट का आप अल्ट्रासाउंड लेंगे तो बच्चे के अंदर जो भी गतिविधियां हैं वो हमें देखने को मिल जाएंगी, चाहे वो हार्ट की हो, चाहे बॉडी की हो, चाहे और अदर ऑर्गन की हो अल्ट्रासाउंड में। तो ये खतर मतलब ये क्या है, ये फैलेगा, ये अल्ट्रासाउंड फोटो आ जाएगा, कोई भी सैंपल किसी टच में आएगा नहीं, तो ये खतर मतलब फैलने वाला नहीं है। कोई समस्या बच्चे में थी वो सामने वाले के में नहीं आ सकती, ट्रांसफर नहीं हो सकती है। मतलब फेटल रेडियोलॉजी, बच्चे का रेडियोलॉजी करवा लो, जो एमआरआई कह सकते एक तरीके से। ठीक है। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग रेडियोलॉजी बच्चे का, जिसमें उसकी नर्व में दिक्कत हो, या ब्रेन में दिक्कत हो, स्पाइनल में दिक्कत हो, वो हमको आसानी से दिख जाएंगी। थर्ड, नॉन इन्वेसिव में ईसीजी आ जाएगा। अब ये नहीं कह रहे, क्या कहते हैं आप नॉन इन्वेसिव इन्वेसिव करो, वहां भूल जाओ तो 6 को लाइन से भी लिख सकते हो, मतलब डिफाइन लिखने के बाद में डायग्नोसिस में आप इन 6 को भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं कि टैक्स में ही लिखो आप, ये तो अगर टाइम है तब के लिए चीज है। पर हमने क्यों बताया, क्योंकि डिफरेंस में थोड़ा अलग ब्रैकेट कर दोगे तो दिखेगा, तो बिना सोचे वो मार्क्स आपके 3 नंबर होगा तो दे देगा कि हाँ इस बंदी ने इस तरीके से लिखा है। ये हो गया जो फैले ना, ईसीजी, रेडियोलॉजी, अल्ट्रासाउंड। इन्वेसिव, अमीनोसिंथेसिस, ये प्रोसेस है जिससे माँ के पेट से एक इंजेक्शन निडल इंजेक्ट करते हैं, जिससे बच्चे का जो फ्लूइड है वो बाहर निकालते हैं, फिर उसको लैब में ले जाते हैं, लैब में ले जाके पूरे क्रोमोसोम्स को एक चार्ट के रूप में वहाँ पे 1 से लेके 23 क्रोमोसोम्स के अंदर जो भी डिसऑर्डर देखने को मिलते हैं वो सब इसमें शो होते हैं। उससे हम समझ जा सकते हैं कि कौन से क्रोमोसोम्स में बच्चे को कौन सा डिफेक्ट है, किसकी वजह से डिफेक्ट है। जैसे ये ट्राइसोमी 21 था। ठीक। फीटल ब्लड सैंपल, अब बच्चे का ब्लड सैंपल लेना, ठीक, जिसमें बच्चे को कोई इम्यूनिटी की समस्या ना हो, या फिर कोई वही सीबीसी होती है उसमें कोई समस्या ना हो, या एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन ना हो रही हो, या कोई अदर डिसीज ना हो, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम प्रीनेटल टेस्टिंग करते हैं। फिर फीटल ब्लड सैंपल हो गया था, ये सब पैटर्नल मदर का ब्लड सैंपल हो जाएगा, उससे भी हम जानकारी ले सकते हैं। सीवीएस बच्चे के लिए है, ये भी टेस्ट है जिससे हम बच्चे के बारे में जानकारी हम ले सकते हैं कि उसको कौन सी समस्या देखने को आ रही है, या फिर इसकी वजह से भी नहीं आ रही है। ठीक है। तो ये हो गया 22 का। अब आते हैं 18-19 में केवल 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, इसमें ये 3 तो है ही, और प्लस डाउन सिंड्रोम भी इसमें पड़ा हुआ है, जेनेटिक काउंसलिंग इसमें पड़ी हुई है, पर ये 3 क्वेश्चन इन तीनों साल से हटके थे। पहला है कॉज ऑफ कोग्निटिव एब्नॉर्मलिटीज, मतलब क्या क्या कारण रहे होंगे जिसकी वजह से जो बच्चा है उसमें समस्या देखने को मिली। पहला कारण रहा होगा क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटी, कि मतलब कारण जब बच्चे के अंदर जो बच्चा वॉर्म में डेवलप हो रहा है उसमें कोई समस्या देखने को मिल रही है, या पैदा होने के बाद कोई समस्या आई, कौन कौन से कारण रहे होंगे, क्यों ऐसा हुआ। पहला है क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटी, जब बर्थ के मतलब वो डेवलपमेंट के दौरान कोई क्रोमोसोम प्रॉब्लम आ गई, 23 क्रोमोसोम मदर से, 23 फादर से, तब जाके 46 क्रोमोसोम बच्चे के अंदर आते हैं, तो दोनों को मिला के
जो समस्या जो क्रोमोसोम्स में 1 से लेके 23 क्रोमोसोम्स थे, उसमें कोई भी हो सकता है 26वां और 23वां या 22, 21, 20, 18 इन क्रोमोसोम्स में कोई समस्या देखने को मिली, जिसकी वजह से बच्चे में कुछ चेंजमेंट हुए, चाहे वो ब्रेन को लेके हो, चाहे वो हाइट को लेके हो, चाहे वो चेहरे को लेके हो, चाहे वो क्या कहते हैं मेंटली डिसऑर्डर हो, चाहे बॉडी डिसऑर्डर हो, तो वो सब हम क्रोमोसोम्स से ही पता कर सकते हैं, जिसकी वजह से बच्चे को समस्या आई। दूसरा, इन्फेक्शन बाई वायरस। कभी कभी क्या होता है कि बच्चा जब पेट में डेवलपमेंट कर रहा होता है तो कुछ वायरस माँ से बच्चे में पहुंचने की वजह से उसके अंदर कुछ समस्या देखने को मिलती है। कुछ वायरस के नाम भी थे, वो याद नहीं है, तो ये भी कह सकते हो कभी कभी वायरस की वजह से, बच्चे के अंदर वायरस इंजेक्ट होने की वजह से भी कॉग्निटिव एबिलिटीज देखने को मिलती हैं। थर्ड, ट्विनिंग। जब दो बच्चे बन रहे होते हैं तो एक का डेवलपमेंट ज़्यादा हो गया, एक का कम हुआ, या फिर एक को प्रॉपर न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाया, एक को ज़्यादा मिल गया, तो उस कंडीशन में भी एबनॉर्मलिटीज आ जाती हैं। फोर्थ, मल्टीफैक्टरियल। फोर्थ इसमें क्या है, मल्टी मतलब बहुत ज़्यादा, फैक्टर आ गए मतलब जिसमें एक जेनेटिकल फैक्टर इन्वॉल्व हो गया और इन्वायरमेंटल फैक्टर इन्वॉल्व हो गया। जेनेटिक मतलब क्रोमोसोम्स प्रॉब्लम भी आ गई उसमें, या फिर डाउन सिंड्रोम भी आ गया। और इन्वायरमेंट में क्या था, मान लो सर्दी का माहौल था या फिर गर्मी का माहौल था, तो उसमें कुछ ऐसे वेदर की वजह से फैक्टर आ गए जो माँ को प्रॉब्लम हुई तो उस साथ साथ बच्चे को प्रॉब्लम आ गई। तो दो फैक्टर एक साथ मिल जाना जिसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम आ जाना, वो है मल्टीफैक्टरियल कॉग्निटिव एबनॉर्मलिटीज। तो ये चार आप लिख लोगे, उनको बना के लिख लेना, ठीक है। म्यूटेशन। म्यूटेशन मतलब है परमानेंट अल्टरेशन इन डीएनए सीक्वेंस फॉर ऑर्गेनिज्म जीनोम। मतलब जो डीएनए सीक्वेंस है, डीएनए सीक्वेंस मतलब जब डीएनए के अंदर होता क्या क्या है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, और क्या कहते हैं वो एडेनिन था, गुआनिन, साइटोसिन, और टी से था थायमीन, ठीक, इन तो और भी है यूरोसिल करके। तो इन सब में कुछ चेंजमेंट आ जाता है, या हो सकता है शुगर जो राइबोज और डीऑक्सी राइबोज है, इनके अंदर एडेनिन या गुआनिन ये प्रॉपर ना ऐड हो पाए। सिक्वेंसिंग हो सकता है डीएनए एडेनिन जगह पे गुआनिन आ जाए, गुआनिन जगह पे साइटोसिन आ जाए, साइटोसिन जगह पे थायमीन आ जाए, तो डीएनए में सिक्वेंसेस हो जाती है। और डीएनए में सिक्वेंसेस चेंजमेंट होने की वजह से जीन में प्रॉब्लम आ जाती है, फिर ये प्रॉब्लम परमानेंट हो जाती है। तो ओवरऑल इसका मतलब ये हुआ कि म्यूटेशन की डीएनए सीक्वेंसिंग में चेंजमेंट आ जाना, परमानेंट चेंजमेंट, जिसकी वजह से आने वाली ऑफस्प्रिंग में समस्याएं देखने को मिलता म्यूटेशन कहलाता है। अब कॉज लिखोगे तो यही डीएनए सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम, क्रोमोसोमल प्रॉब्लम, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम, जेनेटिक डिसऑर्डर, और क्यों शॉर्ट नोट आएगा। तो डिफाइन, फिर कॉज, साइन एंड सिम्टम, वही सेम चीज कि बच्चे का ग्रोथ डेवलपमेंट ना हो पाना, और फिजिकल फैक्टर में कुछ प्रॉब्लम आ जाना, क्रोमोसोमल फैक्टर में कुछ प्रॉब्लम आ जाना, ठीक। तो ये हो जाएगा इसका कॉज, कॉज हो गया, साइन सिम्टम हो गए। उसके लास्ट में आप लोग सिंपल कह सकते हो कि म्यूटेशन जेनेटिक्स का एक टॉपिक है, जिसकी वजह से एक ऑफ स्प्रिंग से दूसरे जब ऑप्शन पैदा होती है तो उसमें समस्याएं देखने को मिलती हैं। इथिकल इशू रिलेटेड जेनेटिक काउंसलिंग। अब इथिकल मतलब वर्ड ये है कि जब भी कोई डॉक्टर हो या चाहे टीचर हो या चाहे काउंसलर हो, तो उसके कुछ रूल्स और रेगुलेशन होते हैं, कुछ लॉज होते हैं जो उसे पालन करने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि वो चीज़ जो बताई जा रही है वो गोपनीय रहे, वो बाहर निकल के ना, क्योंकि अगर जो चीज़ें बताई जा रही है वो बाहर निकल के आएगी फिर फायदा ही क्या किसी डॉक्टर को या टीचर को कुछ चीज़ बताने का। तो जब जेनेटिक काउंसलिंग होगी उस दौरान क्या रूल्स और रेगुलेशन होते हैं किसी एक काउंसलर के। तो पहला जेनेटिक काउंसलिंग का यही रूल है कि जो चीज़ें इंडिविजुअल इंसान बीमारी है जो काउंसलर को बता रहा है वो किसी और को ट्रांसफर ना करे। अगर ऐसा हुआ तो जिसने बीमारी बताई उसे इमोशनल प्रॉब्लम हो सकती है, आगे फिर 10 लोग बताएगा तो लोग वहाँ स्ट्रेस में आ जाएगा, तो उस बीमारी के साथ में और समस्या उभर के आ सकती हैं। तो पहला एथिकल इशू जो भी है उसे प्राइवेसी होनी चाहिए, जो वर्ड वहाँ बोल रहा है वो। दूसरी बात आती है जेनेटिक काउंसलिंग में, जो भी पेशेंट आ रहा है इंडिविजुअल इंसान है, फैमिली हिस्ट्री और पूछने आ रहा है, तो वो भेदभाव ना रखे, चाहे कास्ट के प्रति हो, चाहे वो बीमारी के प्रति हो, चाहे वो अमीरी गरीब के हो। तो यहाँ पे क्या करना है, सेकंड पॉइंट में भेदभाव नहीं करना है, ठीक। तीसरा, प्रॉपर टाइमिंग, प्रॉपर मैनेजमेंट, और एग्जैक्ट प्रॉब्लम है उसको सिंपली वे में समझाना है उसको, ठीक, जिससे वो समझ सके चीज़ों की समस्या आ क्यों रही है। और फैमिली हिस्ट्री को लेके ही ये प्रोसेस पूरी जारी होगी तभी बता पाएगा। तो जो भी फैमिली हिस्ट्री के बारे में बैकग्राउंड है पेशेंट इंडिविजुअल बता रहा है तो वो
बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी उसको मेंटली प्रॉब्लम क्रिएट किए उसको समझाना है। लास्ट में यही कह सकते हैं कि लास्ट में जब वो इंडिविजुअल इंसान है अपनी समस्या बताएगा तो वो उसको एक लिखित में समझाए, एक एक वर्ड बताए, जिससे दोबारा कोई उसके पास आ सके और इन बीमारियों से निवारण कर सके और वो स्ट्रेस में ना जाए। तो ये चीज़ याद रखनी कि बताएं ऐसे कि सामने वालों को ये लगे कि हाँ ये वाकई में प्रॉब्लम बचपन से या फिर पेट से है, अभी नहीं है, जिससे जो प्रेजेंट टाइम में उसका माइंडसेट है वो अच्छा हो जाए। और क्योंकि अगर बीमारी अच्छी तभी हो सकती है जब आप माइंडसेट अच्छा रखेंगे। अगर आप किसी को कैंसर है तो उसको आप बोलो कि भाई तू कल मर जाएगा, परसों मर जाएगा, तो वो हो सकता है आज ही अटैक आ जाए। तो किसी इंसान को बीमारी है तो उसको उस तरीके से बताओ कि वो ठीक हो सकती है आज नहीं तो कल। तो हैप्पी माइंड में वो जो हार्मोन बॉडी है वो एक बैलेंस कर सकती है अपने आप को। माइंडसेट अच्छा होगा तो बीमारी जल्दी सही होगी। तो भी काउंसलिंग का काम है एक गुड माइंडसेट में इस तरीके से उसको बताए जो समस्या ना आए। तो आज के लिए इतना ही। फिर अब आपका कल पेपर है, फिर अच्छे से टाइम मैनेजमेंट याद रखना। 3 घंटे है, 1.5 घंटे 1 घंटे फार्मा, फिर कहता है 1.5 घंटे आपका पैथो। क्योंकि पैथो में फार्मा में क्या दवाइयाँ हैं तो आप लिख लोगे, दवाइयाँ याद है तो उसमें एक्सप्लेन क्या करना है कि एस्पिरिन की दवाई क्या काम है उसका, कौन सी दवाई यूज़ होगी, कब यूज़ होगी, कितना डोज देना है, कौन सी एलर्जी होगी। तो इतना ये तो नॉर्मली लर्न होगा तभी कर पाऊँ। पैथो में क्यों टाइम चाहिए, उसको बनाना है, एक्सप्लेन करना है। पैथो में आप फार्मा तरह नहीं कर सकते हो। अगर उसने हेपेटाइटिस पूछा तो हेपेटाइटिस की डिफाइन बताओ, फिर कॉज बताओ, फिर टैप्स बताओ, फिर डायग्नोसिस बताओ। क्यों शॉर्ट नोट पूछ रहा है, वो एग्जैक्ट आंसर नहीं पूछ रहा है। शॉर्ट नोट के बाद मेडिकल मैनेजमेंट बताओ और या फिर नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी बताओ। और क्वेश्चन दे रहा है तब भी टाइम देना है आपको, क्योंकि फार्मा में फिर कह रहे हैं कि उतना टाइम यूज मत करना, उसमें एग्जैक्ट आंसर चाहिए उसको। दवाई तो दवाई के बारे में बता दो, खत्म होगी बात। एक पन्ने हो जाएंगे, ठीक है। आपको उसको वो दवाई है उसकी यूजेस बढ़ा दो, ठीक। जैसे उस वो एक क्वेश्चन आता है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, तो कुछ लोग क्या करते हैं केवल क्लासिफिकेशन कर देते हैं। करना क्या है, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग की डिफाइन लिखो, फिर क्लासिफिकेशन याद है वो आप लिख दो, दवाइयाँ जो भी उसकी डायबिटिक्स हो चाहे एंटी रेनिन एंजियोस्टेसिन हो, ठीक, उनकी दवाइयाँ आ जाएंगी आपकी, वो लिख दो। फिर चाहो तो उसके वो लिख सकते हो कि किस तरीके से देनी है, कब देनी है, क्योंकि उसने ये नहीं बोला क्लासिफिकेशन करो, उसके बारे में लिखना है, ठीक। कम से कम 4 पॉइंट लिख के सफिशियंट है। तो ये याद रखना जो 3 पेपर है तो हिसाब से चलना है, तीनों को मेंटेन करना है। अगर वही अभी जो बात बोली थी कि गलती से आपका जेनेटिक्स 10 नंबर का छूट गया तो हो सकता है फार्मा और पैथो में कुछ नंबर कम हो गए, तो कुछ ऐसा ना कोई पास होने कगार पे ही रहो। तो वही कह रहे हैं 10 में से 6 नंबर ले आओ किसमें, जेनेटिक्स में, बाकी ऊपर दिक्कत हो रही फार्मा और पैथो में तो ये मैनेज कर लेगा, इसको छोड़ के नहीं आना है। तो इतना बता दिए, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका CHN है उसमें, या फिर जो नेक्स्ट बचा है वो CT उसमें। तब तक के लिए थैंक यू।